दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मायावती आज से ब्राह्मण समुदाय को अट्रैक्ट करने के लिए, उन्हें लुभाने के लिए जो 2007 में उन्होंने नारा दिया था कि ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी चलता जाएगा, उस नारे के हिसाब से वो फिर से ब्राह्मणों को लुभावने के लिए उनके जो ब्राह्मण समाज के नेता है जिसमें सतीश मिश्रा खास तौर से हैं, वो अयोध्या से भाईचारा ब्राह्मण कमेटी की बैठकें और वो शुरू करने वाली हैं। इसके अलावा वो रामलला के दर्शन भी करेंगे और अलग अलग हिस्सों में जो बीएसपी है वो ब्राह्मणों के बीच में जाएगी, उनको लुभाने की कोशिश करेगी। अब सवाल यह है कि 15 साल पहले जो मायावती ने जो नारा दिया था और जिस तरह से 2007 में उनकी सरकार बनी थी, ब्राह्मणों की बदौलत, ब्राह्मणों के सहयोग से दलित और ब्राह्मण का अलायंस हुआ था, वो क्या 15 साल के बाद भी आज की तारीख में प्रासंगिक रहेगा? क्या जनता मायावती को और ख़ास करके जो ब्राह्मण कम्युनिटी है वो मायावती के साथ एसोसिएट होंगी? और ख़ास करके ऐसे दौर में जब बीजेपी का प्रखर हिंदुत्व, कास्ट अलायंस इंटैक्ट है, मजबूत है, और जिस तरह से खुद योगी जो कि मठाधीश हैं, मठ के से आते हैं, वो वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, तो प्योर पॉलिटिक्स में बात मायावती के ब्राह्मण कार्ड की। शुरुआत करते हैं कि आखिर मायावती की इस समय उलझन क्या है या मायावती की बेचैनी क्या है। मायावती आप वैसे देखें कि हर एक चुनाव में 2017 के चुनाव को भी देखें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भी मायावती के वोट शेयर में कोई कमी नहीं आई। मायावती तकरीबन 22% वोट शेयर लेकर आई, लेकिन सीटें उन्हें मिली सिर्फ 19। इससे पहले अगर आप देखें 2012 के विधानसभा चुनाव में तो मायावती करीब 26% वोट शेयर पे थी और उन्हें करीब तकरीबन 80 से ज़्यादा सीटें मिली थी। तो मायावती की मुश्किल ये है इस समय कि उनके पास सिर्फ जो जाटव कम्युनिटी है वो इस समय बचा हुआ है, और जो 21% यूपी की पॉपुलेशन में वो दलित कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं मायावती को वोट करता है। लेकिन मायावती जानती हैं कि सिर्फ 21 और 22% से उनकी कहानी बनेगी नहीं। उन्हें अगर 26-28% या 30%, सत्ता की तो बात छोड़ दीजिए, हम सत्ता की तो बात ही नहीं कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से यूपी की पॉलिटिक्स बदली है उसमें आज की तारीख में इस थ्योरी को कोई बाई नहीं करेगा कि मायावती मुख्यमंत्री बन सकती हैं। लेकिन अगर 26-28% वोट शेयर पाकर वो अपने विधायकों की संख्या 50 से ज़्यादा कर पाने की जो चुनौती उनके सामने है, उसमें ज़रूरी है कि जाटव के साथ में, दलितों के साथ में उन्हें दूसरी कम्युनिटी का भी सपोर्ट मिले। और वो कम्युनिटी चूँकि ब्राह्मण उन्हें पहले सपोर्ट कर चुका है, ब्राह्मणों की नाराज़गी है योगी आदित्यनाथ से, जो और राजनीति में कहते हैं ना कि परसेप्शन मैटर करता है, तो जो परसेप्शन योगी सरकार के खिलाफ बना कि ब्राह्मण उनसे नाराज़ है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसमें कहीं ना कहीं राजपूतों का बोलबाला है, राजपूत राज चल रहा है। तो इसलिए विकास दुबे इनकाउंटर से लेकर तमाम ऐसे जो इंसिडेंट हुए जिसमें मायावती ने कोशिश की कि वो ब्राह्मणों को कहीं ना कहीं अपने फोल्ड में जोड़ने की कोशिश करें, और इसीलिए उन्होंने, आपने देखा होगा कि किस तरह से जो लोकसभा में उनके संसदीय दल के नेता थे दानिश अली, उनको हटा करके उन्होंने रितेश पांडे को बनाया, और राज्यसभा में सतीश मिश्रा पहले से हैं। तो ब्राह्मणों का एक सही रिप्रेजेंटेशन हो, मायावती ये कोशिश कर रही हैं, और ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी चलता जाएगा का जो पुराना नारा है उसको मायावती इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही हैं, ताकि उन्हें 22% से ज़्यादा वोट शेयर वो लेकर तकरीबन 50, 60, 70, 80 के एक आंकड़े पर असेंबली में वो पहुंच सके। अब सवाल यह है कि मायावती की सिर्फ ये चिंता है, ये मायावती की कोई और दूसरी चिंता भी है। मायावती की सिर्फ ये चिंता नहीं है कि ब्राह्मण उन्हें वोट करे, बल्कि मायावती की चिंता ये भी है कि उनका जो अपना वोट बैंक है, जो जाटव वोट बैंक है, जो दलित वोट बैंक है, पिछले कुछ सालों में जिस तरह से यूपी की पॉलिटिक्स में ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टियों ने ओबीसी पॉलिटिक्स का डोमिनेंस हुआ है, ओबीसी पॉलिटिक्स का एक तरह से दबदबा है, और ख़ास करके समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी, वहाँ भी ओबीसी पॉलिटिक्स, और अभी जो कैबिनेट रिशफल हुआ उसमें तकरीबन जो आंकड़े आए कि किस तरह से 27 ओबीसी मंत्रियों को शामिल किया गया है, और यूपी से भी वहाँ पर सिर्फ ब्राह्मण का एक चेहरा था, और जो 6 मंत्री थे वो अलग अलग कम्युनिटी के थे, ओबीसी कम्युनिटी से उनका ताल्लुकात वो रखते थे।
तो मायावती को लगता है कि एक तो पहला यहाँ पे विंडो है कि अगर वो ब्राह्मणों को थोड़ा बहुत भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करें तो उनका जो ग्राफ है वो थोड़ा सा मार्जिनली सुधर सकता है। दूसरी जो उनकी चिंता है कि जो उनकी जाति यानी कि जाटव कम्युनिटी के जो यंग लीडरशिप है वो भी कहीं ना कहीं पिछले दिनों में जो हिंदुत्व का उभार हुआ है और जिस तरह से बीजेपी ने एक पैकेज के रूप में उनको लुभाने की कोशिश की है, तो उनका झुकाव भी बीजेपी की तरफ हुआ है और उन सब ने भी एक बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट किया है। तो मायावती की चिंता है कि उनकी जो उनका अपना वोट बैंक है वो भी कहीं ना कहीं खिसक जाए। तो इसीलिए उन्होंने जो यात्रा की शुरुआत की है, जो सतीश मिश्रा जा रहे हैं वो अयोध्या जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने देखा हो कि जो बीएसपी की पॉलिटिक्स रही है और दलितों की जो उनकी पॉलिटिक्स रही है उसमें हर एक गांव में दलित समाज के अपने मंदिर होते हैं जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो होती है और वो उसमें जाकर पूजा करते हैं। लेकिन बीएसपी पहली बार जाकर राम मंदिर का दरवाजा खटखटा रही है और भगवान राम के नतमस्तक हो रही है। इसका मैसेज ये है कि बीएसपी उस हिंदुत्व को एडॉप्ट कर रही है और उस हिंदुत्व के मैसेज को दे रही है अपने उस यंग जाटव वोट बैंक में, जो कहीं ना कहीं बीजेपी ने उनसे खींच लिया। तो बीएसपी को लगता है कि उनका जो अपना यंग काडर है और जो वोट बैंक है वो भी कहीं उनसे छिटक न जाए, जो 22% है उसमें भी कहीं सेंध न लग जाए। तो इसलिए वो मथुरा, काशी और अयोध्या और वाराणसी की यात्रा और वहाँ पे मंदिरों में मत्था टेकने वाली है। तो बीएसपी और मायावती का डर ये है। अब ये है कि सारी पार्टियों का ये डर है, इसमें समाजवादी पार्टी को देखें, प्रियंका गांधी को देखें, वो सब भी उसी पॉलिटिक्स को एडॉप्ट कर रही हैं कि मंदिरों के दर्शन करना। उनको लगता है कि जो हिंदुत्व का जो वोट बैंक है, जो हिंदू सेंटिमेंट है, उसको नाराज न किया जाए और उस वोट बैंक से कुछ तो कम से कम मिल जाए। अब सवाल ये है कि जो जनता है वो बड़ी समझदार होती है। जनता को लगता है कि अगर उनके पास ओरिजिनल कॉपी मौजूद है, जब ओरिजिनल कॉपी योगी आदित्यनाथ वहाँ पे मौजूद हैं, नरेंद्र मोदी वहाँ पे मौजूद हैं, तो वो डुप्लीकेट कॉपी को क्यों वोट करें। और वो डुप्लीकेट कॉपी को तभी वोट करेंगे जब वो पार्टियां जो सत्ताधारी पार्टी है उससे उस तरह से लड़ेंगी कि वो एक प्रिंसिपल अपोजिशन के पार्टी के रूप में या कम से कम जनता का जो दुख दर्द है उसमें शरीक होगी। उसका एग्जाम्पल है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने भी सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन ली, उन्होंने भी मंदिरों में मत्था टेका। लेकिन अरविंद केजरीवाल बीजेपी को उस तरह से उन्होंने घुस के, जिसको कहते हैं गुरिल्ला युद्ध किया, और इसलिए दिल्ली की जनता ने उनको बीजेपी के तमाम लीडरशिप, तमाम कैंपेन के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल को वोट किया। दूसरा जो एग्जाम्पल है, मायावती को जो सीखना चाहिए वो शरद पवार से सीखना चाहिए। शरद पवार जो पिछले असेंबली इलेक्शन हुए थे और उस दौरान शरद पवार के ऊपर ईडी का शिकंजा, सीबीआई का शिकंजा और इस तरह के जो शिकंजे होते हैं एजेंसियां जो करती हैं चुनाव के समय में, वो कस रहा था, क्योंकि किसी तरह से बीजेपी वहाँ पे सरकार बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन शरद पवार ने एक इमोशनल स्पीच से, बारिश हो रही थी और उस बारिश में छाता लगाकर भीगते हुए उन्होंने जो फ्रंट फुट पे बल्लेबाजी की, उससे पूरी जो एनसीपी का वोट बैंक था वो इंटैक्ट रहा और शरद पवार एनसीपी की पार्टी को जनता ने वोट किया और उसके बदौलत एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की सरकार बनी। अब बीएसपी और समाजवादी पार्टी के सामने चैलेंज क्या है कि यूपी का जो चुनाव है, यूपी का चुनाव मुख्य तौर पे 3 ब्रॉड थीम है उस चुनाव के, विधानसभा चुनाव के। पहला जो ब्रॉड थीम है वो हिंदुत्व का ब्रॉड थीम है, जिसमें कि योगी आदित्यनाथ जो कि खुद मठ से आते हैं, नरेंद्र मोदी जो हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड आइकन हैं, और जिस तरह से वो पिछले दिनों काशी गए थे और उसके बाद योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जाएंगे, फिर कुछ दिनों में देव दीपावली होगी और वहाँ पे राम मंदिर का की जो शिला हैं और वो भी अक्टूबर तक तैयार हो जाएंगी, यानी कि एक सांकेतिक रूप से पूजा करने की स्थिति हो जाएगी। तो इस तरह से जो हिंदुत्व का जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं यूपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रखर तरीके से जनता के बीच में उसकी मैसेजिंग की जाएगी, उस नैरेटिव को फैलाया जाएगा। और चूंकि राम मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है, तो इसलिए हिंदुत्व का जो नैरेटिव है वो सबसे बड़ा यूपी चुनाव का एक बड़ा ब्रॉड थीम है।
दूसरा जो ब्रॉड थीम है, लेकिन चूंकि इस थीम में योगी आदित्यनाथ ज़्यादा फिट बैठते हैं बनिस्पत की मायावती और अखिलेश के, क्योंकि जो प्रिंसिपल जो पूंजी है वो योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के पास में है, हिंदुत्व को प्रोपगेट करने का, उसे आगे बढ़ाने का और उसकी विचारधारा को आगे ले जाने का। दूसरी जो यूपी विधानसभा का ब्रॉड थीम है हिंदुत्व के अलावा, वो है गवर्नेंस या मिस गवर्नेंस। पिछले महीनों में जिस तरह से कोविड में लोगों की जानें गई हैं और गंगा के बेड पे लाशें तैरती हुई पाई गई, वो योगी सरकार के मिस गवर्नेंस का एक सबसे बड़ा नमूना था। लेकिन इस मिस गवर्नेंस का फ़ायदा अपोजिशन पार्टियों को तभी होगा जब वो ग्राउंड पे रहते। अपोजिशन की पार्टियां, अखिलेश यादव सिर्फ ट्विटर पे थे, सोशल मीडिया पे थे, जनता के बीच में जो परिवार मारे गए उनके बीच में वो उस समय नहीं थे, और मायावती भी नहीं थी। मायावती अक्सर हाँ वैसी नहीं होती हैं, वो सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए अपनी पॉलिटिक्स करती हैं। ज़मीन पर जिस नेता को होना चाहिए था, तो दोनों नेता कहीं ना कहीं नेपथ्य से गायब थे, और जनता उस समय कोविड से मर रही थी, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, इन सब से जनता त्राहिमाम कर रही थी। तो जो मिस गवर्नेंस का जो एंटी इनकम्बेंसी का जो वोट होता है, वो वोट बैंक बीएसपी और एसपी कितना ले पाएगी, इसमें भी एक सवालिया निशान है, वो भी एक शक के घेरे में है। तीसरा जो बड़ा फैक्टर है, और इसके अलावा जो कानून व्यवस्था की स्थिति और तमाम जो ऐसी मिस गवर्नेंस और गवर्नेंस के एग्जाम्पल होते हैं और उसके पैरामीटर होते हैं, उसमें अपोजिशन पार्टियां कितना ले पाएंगी, क्योंकि 4 साल तक विपक्ष की जो पार्टियां थी वो ज़मीन पर नहीं थी योगी को बैकफुट पे लाने के लिए। अब अंतिम 6 महीने में उसका वो कितना फ़ायदा उठा पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। तीसरा जो बड़ा फैक्टर है वो कास्ट फैक्टर, कास्ट अलायंस, कास्ट कॉम्बिनेशन। बीजेपी का जो कास्ट अर्थमेटिक और अलायंस है वो काफ़ी इंटैक्ट है। बीजेपी के पास न केवल ओबीसी लीडरशिप है, बल्कि ब्राह्मण लीडरशिप के लिए जिस तरह से पिछले दिनों में बीजेपी ने ध्यान दिया है, और यूपी कैबिनेट का एक्सपेंशन होने वाला, हो सकता है जितिन प्रसाद उसमें आ जाएं और ब्राह्मण को भी साथ लिया जाए। इसके अलावा जो उनके पास ओबीसी के अलावा जो पिछड़ी जातियां हैं, जो बीजेपी का मेन फोकस इस समय है, उन पिछड़ी जातियों का बीजेपी ने रिप्रेजेंटेशन दिया है, चाहे वो कुर्मी हो, इसके अलावा जो फिशरी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उन सबको रिप्रेजेंटेशन देकर बीजेपी ने एक सॉलिड कास्ट अलायंस तैयार किया है। अब मायावती के सामने और अखिलेश के सामने मुश्किल ये है कि वो अपर कास्ट का वोट बैंक और पिछड़ी जातियों को कैसे अट्रैक्ट कर पाती हैं, क्योंकि उनके पास यादव और मुस्लिम के पास, अगर अखिलेश की बात करें तो यादव और मुस्लिम हैं, बहन जी की बात करें उनके पास सिर्फ जाटव है। तो जब तक उनके पास बाकी कास्ट से जातियां नहीं आएंगी तब तक उनकी कहानी नहीं बनेगी, क्योंकि यूपी विधानसभा जीतने के लिए आपको 30 से 40% के बीच में वोट शेयर पाना होगा, क्योंकि पिछला जो विधानसभा था उसमें बीजेपी का वोट शेयर 39% यानी तकरीबन 40% के आसपास था। बीएसपी और एसपी का जो वोट शेयर है वो 20% के आसपास है। तो अब 15% का जो मार्जिन है वो दोनों पार्टियां कैसे हासिल करेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो प्योर पॉलिटिक्स में इतना ही, और हमारे आप बाकी वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही हमारा जो सब्सक्रिप्शन है उसको लेना ना भूलें। शंकर एनिमेश।